एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम का मरकज है, जहां से इस्लाम की रोशनी पूरी दुनिया में फैली, बुराइयों का खात्मा हुआ और इंसानियत का पैगाम लोगों को दिया गया। अब वहां पर इस्लाम का वजूद खतरे में नजर आ रहा और उसकी वजह है मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें पूरी दुनिया MBS के नाम से जानती है। मुश्किल से 5-6 साल का अरसा गुजरा होगा, सऊदी को इन्होंने पूरा यहूदी बनाने में कोई कसर नहीं की। सलमान को लेकर लोगों की सोच दो हिस्सों में बटी हुई है। एक वो जो सलमान को सऊदी का फ्यूचर और रिफॉर्मर की तरह देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सलमान को इस्लाम का दुश्मन समझा जा रहा। उन्हें लगता है कि सलमान इस्लाम के लिए खतरा है। लेकिन सच क्या है? क्या सलमान वाकई रिफॉर्मर हैं जो मुसलमानों के बदतर हालात को बदल रहे हैं, या फिर वो इस्लाम के लिए घातक हैं? आइए सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। मोहम्मद बिन सलमान को लेकर पैदा हुई इस मेंटेलिटी को पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला, जिसमें हम देखेंगे सलमान का सऊदी को लेकर प्लान क्या है, और दूसरा, सलमान का इस्लाम को लेकर, इस्लामिक वैल्यूज को लेकर क्या प्लान चल रहा है। मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी को आने वाले दिनों में हाईटेक, फ्यूचरिस्टिक और अट्रैक्टिव बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और उनका एक प्लान चल रहा है जिसे नाम दिया गया है सऊदी विजन 2030। एक ऐसा प्लान जो सऊदी को एक मॉडर्न नेशन बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। हालांकि सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जहां हिस्ट्री हर तरफ बिखरी हुई है। यहाँ की मस्जिदें, फोर्ट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स सदियों पुराने हैं। सऊदी अरेबिया में टोटल 7 यूनेस्को लिस्टेड हेरिटेज साइट्स है, और इसे लेकर मोहम्मद बिन सलमान का प्लान है कि 2030 तक ये नंबर 7 से बढ़ाकर 8 किया जाए। और ऐसा इसलिए ताकि सऊदी की इकोनॉमी जो बेसिकली तेल पर डिपेंडेंट है, उसकी डिपेंडेंसी तेल से कम करी जा सके। 2023 में सऊदी अरेबिया ने 106 मिलियन विजिटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिसमें 27.4 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट थे। सऊदी अपने यूनेस्को साइट्स को अपग्रेड करके ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करना चाहता है, और जाहिर सी बात है जब कोई टूरिस्ट सऊदी घूमने जाएगा तो वो न सिर्फ सऊदी की हिस्ट्री से इंप्रेस्ड होगा, बल्कि उसकी इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान का एक और बड़ा प्रोजेक्ट, एक और बड़ा विजन, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। सऊदी अरेबिया के सुनहरे रेगिस्तान और रेड सी के बीच एक ऐसा शहर बनाया जा रहा जिसकी चकाचौंध लोगों को खूब अट्रैक्ट करने वाली है, जिसका नाम है नियोम सिटी। ये कोई नॉर्मल सिटी नहीं है कि बस बिल्डिंग बन गई, रोड अच्छी हो गई, लोगों के जरूरत के सामान मिलने लगे और बन गया शहर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सऊदी का यह शहर एक फ्यूचर सिटी होने वाला है जहां सब कुछ हाईटेक होगा। यह सिटी पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी, जहां सोलर सिस्टम, विंड पावर का यूज किया जाएगा, फ्लाइंग टैक्सीज, रोबोट्स, AI ड्रिवन सिस्टम होंगे जो यहां पर रहने वाले लोगों की जिंदगी को आसान बनाएंगे। और यह शहर मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनका सपना है कि नियोम सिर्फ एक सिटी ना बने बल्कि एक ग्लोबल हब बन जाए। इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी का यह शहर जो सऊदी अरेबिया को ऑयल से आगे ले जाए और सऊदी के लिए एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी का सोर्स बन जाए। आप सोचें कि इस नियोम सिटी में वो सब कुछ होगा जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा। फॉर एग्जांपल, वर्टिकल फार्मिंग, जहां फसल जमीन पर नहीं बल्कि ऊपर होगी। AI हेल्थ केयर, जहां रोबोट पेशेंट की देखभाल करेंगे। हालांकि आप इसे मोहम्मद बिन सलमान का सिर्फ सपना ना समझें, बल्कि ये आज की रियलिटी है जो कि बनाई जा रही। इस पे काम चल रहा। आने वाले टाइम में ये शहर सऊदी के फ्यूचर को सिक्योर करेगा, लाखों नई जॉब्स क्रिएट होगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सऊदी की इकोनॉमी की डिपेंडेंसी ऑयल से कम होकर अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप सऊदी की कैसी रात इमेजिन करो जब सऊदी का आसमान शानदार लाइट्स एंड फायरवर्क्स से जगमगा उठे, स्टेडियम में लाखों फैंस चीयर अप करें, ग्लोबल सुपरस्टार अपने परफॉर्मेंस से वहां के लोगों को एंटरटेन करें। सऊदी के केस में यह सब सोच के लगता है कि नहीं, सऊदी में कहां यह सब होगा, लेकिन आज ये सऊदी अरेबिया की न्यू रियलिटी है। सऊदी का फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, हर साल जद्दा में ये इवेंट कुछ इसी तरह धूम मचाता है। दुनिया की सबसे तेज F1 ट्रैक पर 300 किलोमीटर की स्पीड से कारें दौड़ती हैं। लोगों की गूंजती आवाज इस इवेंट को सुपर इवेंट बना देती है। हालांकि अब ये सिर्फ एक कार रेसिंग नहीं है, बल्कि सऊदी के लिए एक फेस्टिवल बन चुका है। इसके अलावा सिर्फ सऊदी में एंटरटेनमेंट ला रहा, बल्कि ग्लोबली सऊदी को एक नई पहचान भी दे रहा। और जैसा कि अभी बताया था कि मोहम्मद बिन सलमान का विजन, जिसमें सऊदी की इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पर डिपेंड ना रहे बल्कि सऊदी एक वाइब्रेंट सोसाइटी बन जाए, इस सपने के लिए ऐसे इवेंट न सिर्फ यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं बल्कि सऊदी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल रहा। दुनिया के कोने कोने से टूरिस्ट सऊदी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इतना सब देखने के बाद एक साइड से ऐसे लगेगा कि मोहम्मद बिन सलमान तो सऊदी के लिए किसी महानायक की तरह हैं। सलमान सऊदी के फ्यूचर को संवार रहे हैं। सलमान तो ग्लोबली सऊदी को मॉडर्न और हाईटेक बना रहे हैं। आज सऊदी में म्यूजिक कॉन्सर्ट, सिनेमा हॉल, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को धड़ल्ले से प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ सिक्के का एक पहलू है, जबकि इसका दूसरा पहलू आपको हैरान करने वाला है। मैंने एक पोल किया सिर्फ यह जानने के लिए कि लोग मोहम्मद बिन सलमान को लेकर क्या सोचते हैं, जिसमें 86% लोगों ने कहा कि सलमान इस्लाम के दुश्मन है। अगर इस नंबर को थोड़ा सा और ब्रॉड कर दे और 50-50 माने, तब भी
ये कोई छोटी बात नहीं है। लोगों का ये मानना कि मोहम्मद बिन सलमान इस्लाम के दुश्मन है, इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल को खत्म करने का काम कर रहे हैं। सऊदी अरब जैसे पाक शहर जहां से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला, अब वहां पर वो हराम एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। ये बेहद सीरियस इशू है। हालांकि यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। कई लोगों को लगता है, इनफैक्ट कई लोगों ने तो मुझसे भी कहा है कि ये सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दरअसल इस्लाम का दुश्मन है और ये यहूदियों के लिए काम करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि सलमान के फादर भले ही अरेबियन मुस्लिम है, लेकिन उनकी माँ यहूदी है। सलमान एक यहूदी माँ के बेटे हैं। तो आप आज इसे याद कर लें कि सलमान किसी यहूदी माँ के बेटे नहीं, बल्कि इनकी माँ का नाम है फहदा बिन्त फला अल हितलैन। ये सऊदी की एक ट्राइब अल अजमान से बिलोंग करती हैं और इनकी माँ का नाम है मुनीरा बिन्त अब्दुल्ला। अब आज से आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए कि सलमान यहूदी माँ के बेटे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनकी माँ मुस्लिम ही है। हालांकि असल सवाल अभी भी वही है, क्या सलमान इस्लाम के दुश्मन है? आइए अब इसे समझते हैं। सऊदी अरेबिया एक ऐसा मुल्क जहां ग्रैंड मॉस्को है, इस्लाम का गहरा असर है, लोग अपने इस्लामिक ट्रेडिशन को अहमियत देते हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान इस उम्मीद में होते हैं कि सऊदी अरेबिया में कोई भी गैर इस्लामिक प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ टाइम से मुसलमान सऊदी में बदलते माहौल को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, खास करके मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसी को लेकर। इस पे हम वापस से आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। साल 1977 सऊदी अरब के लिए एक ऐसा साल जिसने इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल दी। ये साल सऊदी के लिए हर एक एंगल से बेहद ही इंपॉर्टेंट था। इसी साल ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और वहां पर इस्लामिक कानून लागू किया गया। लेकिन सऊदी अरब के लिए यह साल और भी बड़े झटके लेकर आया। मक्का की ग्रैंड मॉस्क्यू पर एक बगावत हुई, जहां जुहमान अल उतैबी नाम के एक बद्दू ने 500 लोगों के साथ मिलकर मस्जिद पर कब्जा कर लिया और अपने बहनोई मोहम्मद अल कहतानी को इमाम मेहदी डिक्लेयर कर दिया। यह इंसिडेंट सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि यह सीधे तौर पर सऊदी रॉयल फैमिली और उनके रिलीजियस विंग के लिए डायरेक्ट चुनौती थी। हालांकि बाद में मक्का मस्जिद को उनके कब्जे से छुड़ा लिया गया, लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ सऊदी अरब के इतिहास से काफी गहरी जुड़ी हुई है। साल 1964 से 1975 तक किंग फैसल के रूलिंग पीरियड में सऊदी अरब को मॉडर्न बनाने की कोशिश करी गई। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई, पब्लिक एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया और देश को मॉडर्न बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। लेकिन ये कोशिशें सऊदी के रिलीजियस उलेमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं। उन्हें लगा कि ये सब इस्लामिक एथिक्स के खिलाफ है और फाइनली 1975 में किंग फैसल के अपने ही भतीजे ने उनकी जान ले ली, जिसके बाद सऊदी अरब को मॉडर्न बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो रुक गई और देश फिर से सख्त मजहबी नियम कानून की तरफ वापस से घूम गया। 5 टाइम की नमाज के वक्त जो दुकानें खुली रहती थी उसके मालिकों पर नकेल कसी गई, औरतों पर कई अलग अलग टाइप की पाबंदियां लगाई गई और हर तरह के नॉन रिलीजियस प्रैक्टिस को रोकने के लिए रिलीजियस पुलिसिंग की शुरुआत करी गई, जिसे मुतावून कहा जाता है। हालांकि ये सब 1975 से लेकर 1979 के बीच हुआ, लेकिन ये जो भी हो रहा था ये सब कुछ बिल्कुल भी नया नहीं था, बल्कि इसका कनेक्शन 200 साल पहले एक पैक्ट, एक समझौते से जुड़ा हुआ था। साल 1744 में सऊदी अरब के नज्द रीजन में एक इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने इस्लाम को लेकर एक नया नजरिया पेश किया। उन्होंने मुसलमानों को कुरान और हदीस की तरफ वापस लौटने का पैगाम दिया। उन्होंने नए रिलीजियस प्रैक्टिस, जिसे बिदअत कहा जाता है, मतलब वो चीज जो प्रॉफिट के टाइम पर नहीं हुआ करती थी लेकिन बाद में शुरू हुई, इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और सूफी कल्चर को खत्म करने की वकालत करने लगे। उनका मानना था कि सूफी कल्चर इस्लाम और कुरान पर बेस्ड नहीं। उन्होंने मुसलमानों को काफिर कहा जो उनके हिसाब से गैर इस्लामिक प्रैक्टिस फॉलो कर रहे थे। हालांकि मैं यहाँ पर किसी फिरके को प्रमोट नहीं कर रहा। इब्न अब्दुल वहाब को लेकर अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अब्दुल वहाब का इस्लाम को लेकर उनका नजरिया और उनके बढ़ते इन्फ्लुएंस ने अब्दुल वहाब को सऊद रॉयल फैमिली के करीब ले आया। दरअसल हुआ ये कि साल 1744 में मोहम्मद इब्न सऊद अल्दरिया नाम के एक छोटे से इलाके पर राज किया करते थे और उस टाइम सऊदी अरब नाम का कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अल्दरिया आज के टाइम पर जो रियाद है उसका एक छोटा सा बाहरी इलाका था। उस टाइम सऊदी के अलग अलग इलाके अलग अलग कबीलों के कब्जे में थे, जबकि अरब का 2 मेन शहर मक्का और मदीना पर ऑटोमन एम्पायर का शासन हुआ करता था। इस पीरियड में इब्न अब्दुल वहाब, जो कि मक्का और मदीना में अपने अलग नजरिए के साथ मुसलमानों के बीच काम कर रहे थे, लेकिन उस टाइम बहुत से उलमा ऐसे भी थे जो वहाब के इस काम को पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे अब्दुल वहाब के खिलाफ उलमा और अवाम दोनों का गुस्सा बढ़ने लगा और फाइनली साल 1744 में अब्दुल वहाब मदीना से भागकर दिरिया आ गए और वहां पहुंचकर इब्न सऊद से पनाह मांगी और यहीं से अरब की कहानी, अरब की सत्ता, अरब की आइडियोलॉजी सब कुछ पलट गई। अब्दुल वहाब और इब्न सऊद ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। दोनों में यह तय हुआ कि इब्न सऊद मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर पर कंट्रोल रखेंगे और अब्दुल वहाब रिलीजियस सेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे। और इस गठबंधन के बाद इब्न सऊद अल्दरिया के बाहर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू करते हैं। 1804 में मदीना शहर इब्न सऊद और अल वहाब के कब्जे में आ गया। फिर 1812 में मक्का और मदीना दोनों
वहाबिज्म के कंट्रोल में आ गया। यहाँ पर सारा खेल सत्ता और आइडियोलॉजी का चल रहा था। जहां एक तरफ सऊद फैमिली अपनी पावर बढ़ा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब्दुल वहाब इस्लाम को लेकर अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार कर रहे थे। सत्ता और धर्म का यह गठबंधन तेजी से दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन 1818 में फिर से कहानी बदलती है और एक बार फिर ऑटोमन एम्पायर मजबूत होता है और वहाबिज्म कॉन्सेप्ट को एक बड़ा झटका मिलता है। सऊदी फैमिली और अब्दुल वहाब एक बार फिर बैकफुट पर पहुंच जाते हैं, बट इन्होंने हार नहीं मानी और फिर से ताकत बढ़ाना शुरू किया और फाइनली ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद 1932 में सऊद के बेटे अब्दुल अजीज ने अपने पिता इब्ने सऊद के नाम पर अरब का नाम रखा, सऊदी अरब। लेकिन सऊद फैमिली और वहाब का गठबंधन यूं ही चलता रहा। फैमिली सत्ता पर और वहाब मजहब पर अपनी पकड़ रखेंगे, यह गठबंधन यूं ही बना रहता है। और अभी जो पहले आपको बताया था कि किंग फैसल ने मॉडर्न सऊदी बनाने की तरफ कदम आगे बढ़ाया, तो उनके प्लान का विरोध हुआ और फाइनली उनका कत्ल तक हो गया। दरअसल वो अब्दुल वहाब वाले सेक्शन यानी रिलीजन के मामले में इंटरफेयर कर रहे थे, जबकि समझौता यह था कि धर्म से सऊद फैमिली का कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि मैं जहां भी अब्दुल वहाब के कॉन्टेक्स्ट में धर्म या रिलीजन वर्ड यूज कर रहा, उसका मतलब वहाबिज्म से है। अब जो लोग इसे इस्लाम का हिस्सा मानते हैं वो अपने हिसाब से समझ लें, और जो लोग इसे इस्लाम का हिस्सा नहीं मानते वो अपने हिसाब से समझ लें। ये फिरके का अपना अलग ही बवाल है। टॉपिक पर वापस आते हैं। यहाँ तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि सऊदी अरब में सत्ता और रिलीजन को दो पार्ट में बांटा गया। दोनों पार्ट को दो अलग अलग लोगों के कंट्रोल में दिया गया और उनका ये समझौता आज भी कायम है। क्योंकि अब्दुल वहाब की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले सिर्फ सऊदी में ही नहीं है, बल्कि आज की डेट में पूरी दुनिया में ये आइडियोलॉजी पूरी तरीके से फैल चुकी है। बल्कि इस्लामिक लैंग्वेज में अगर कहें तो यह फिरका पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब आते हैं मोहम्मद बिन सलमान पर, जहां इन्हें इस्लाम का दुश्मन बताया जा रहा। दरअसल जब से मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की सत्ता में आए हैं, तब से एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए जो इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल ही गलत थे। जैसे सऊदी के जो स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉज थे उसमें ढिलाई शुरू हुई। फॉर एग्जांपल किंग फैसल के टाइम पर 5 वक्त की नमाज के लिए दुकानें बंद करके नमाज पढ़ना जरूरी था, लेकिन अब ये बदल चुका है। अब आपकी मर्जी है दुकान बंद करना है या नहीं करना है, नमाज पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये हर इंसान का अपना फैसला होगा। इसके अलावा सऊदी में जो रिलीजियस पुलिसिंग शुरू करी गई थी उसके पावर को कम कर दिया गया। अब वो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते और ना ही किसी को पनिश कर सकते हैं। इसके अलावा जो सऊदी अरब नाच गाने, बेहयाई, बेशर्मी से एक लंबे टाइम तक दूर रहा, लोग सऊदी को इस्लामिक होली लैंड की तरह देख रहे थे, वो MBS के आने के बाद बदल सा गया है। आज सऊदी में म्यूजिक कॉन्सर्ट, नाइट क्लब, सिनेमा सब कुछ आम हो गया। अब पूरी रात बिल्कुल यूरोपियन कल्चर की तरह सऊदी में लड़की और लड़के बगैर किसी रोक टोक के डांस कर सकते हैं। मतलब धीरे धीरे वो सारी चीज शुरू हुई जिसे इस्लाम में इररिलेवेंट माना जाता है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की ये सभी फैसले सिर्फ इस्लाम के ही खिलाफ नहीं है, बल्कि ये अब्दुल वहाब और इब्ने सऊद के उस समझौते के भी खिलाफ है जहां रिलीजियस अथॉरिटी अब्दुल वहाब के कंट्रोल में दी गई थी। मतलब मोहम्मद बिन सलमान का रिलीजन को लेकर एक के बाद एक बदलाव इब्ने अब्दुल वहाब की उस रिलीजियस अथॉरिटी को पूरी तरह से खत्म करना है। सलमान एक प्लान के तहत ये सारे फैसले कर रहे हैं कि जब सत्ता हमारी है, पावर हमारा है, तो रिलीजन के नाम पर तुम कौन होते हो भाई? फैसला लेने वाले वो भी हम ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वहाबिज्म के उलेमा का कहना था कि औरतों को ड्राइव नहीं करना चाहिए, तो MBS ने कहा कि करेंगी। वहाबिज्म के उलेमा ने कहा कि सऊदी में सिनेमा नहीं रहेगा, तो सलमान ने कहा खुलेगा। वहाबिज्म के उलेमा ने कहा कि सऊदी में कोई नाइट क्लब नहीं होगा, तो सलमान ने कहा कि होगा। इसके अलावा सऊदी अरब के एजुकेशन सिस्टम से अब्दुल वहाब के चैप्टर को हटा दिया गया। सऊदी ने यह अनाउंस कर दिया कि पूरी दुनिया में जो वहाबिज्म की मस्जिदें और मदरसे हैं वो अब उन्हें फंड ही नहीं देगा। यहाँ आप इतना समझ लें कि आपकी नजर में मोहम्मद बिन सलमान रिलीजन को लेकर जो फैसले ले रहे हैं वो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। आज मोहम्मद बिन सलमान वही कर रहे हैं जो एक टाइम पर दुबई कर चुका है। बस दुबई के केस में इस्लाम को बाईपास करके मॉडर्न दुबई बनाने पर काम हुआ, जबकि सऊदी के केस में वहाबिज्म को साइड करके मॉडर्न सऊदी बनाने का काम हो रहा है। इसके अलावा मुस्लिम के दो इंपॉर्टेंट प्लेस मक्का और मदीना को वेस्टर्न स्टाइल में कमाई का अड्डा बनाने के लिए लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। इस पे एक अलग से डिटेल वीडियो जल्द लेकर आऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे हजरत अबू बकर के घर को तोड़कर वहां हिल्टन होटल बना दिया गया, हजरत खदीजा के घर को डिमोलिश करके पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है। ओवरऑल सच यही है कि मोहम्मद बिन सलमान इस्लाम के बेसिक एथिक्स को बाईपास करके एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। अब इसके पीछे उनका माइंडसेट इस्लाम को नुकसान पहुंचाना है या फिर वहाबिज्म को, ये तो वही बेहतर जान सकते हैं। हालांकि तरबूज चाकू पे गिरे या तरबूज चाकू पे कटना तरबूज को ही है। फैसला आपको करना है कि मोहम्मद बिन सलमान इस्लाम के दुश्मन है या फिर वहाबिज्म के। ये फैसला अब आप खुद करें और कमेंट में जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।